हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राशिद अली और मेरे चैनल का नाम है CS स्टडी BC। देखो भाई, मैं आपकी तैयारी करा रहा हूँ CTET की। CTET फर्स्ट पेपर है जिसमें मैं आपकी मैथ की क्लास ले रहा हूँ और आपकी पहली क्लास मैंने ले ली है, ये दूसरी क्लास है मैथ की। मैथ को बहुत ईजी तरीके से समझेंगे कि किस तरह क्वेश्चन आते हैं, कैसे हमें उनको हल करना है। बिल्कुल बहुत ही इजी तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे भाई, ठीक है। अगर भाई चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए। अब पहला क्वेश्चन है, ये पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि संतरे के 15 लीटर 286 मिलीलीटर जूस को गाजर के 19 लीटर 714 मिली जूस में मिलाया जाता है भाई इसको, ठीक। और इस मिश्रण में से 12 लीटर 750 मिली जूस प्रयोग में लाया जाता है और शेष को बोतलों में भरा जाता है। ठीक है भाई। जहाँ प्रत्येक बोतल को 250 मिली जूस आता है तो बोतलों की संख्या होगी। ठीक है भाई। तो ये कह रहा है कि भाई 15 लीटर 286 मिलीग्राम है और फिर गज्जर का जूस है, ये तो संतरे का जूस है, ये गज्जर का जूस है 19 लीटर 714 सॉरी मिली जूस है, ये आपस में मिलाया जाता है और इस मिश्रण से 12 लीटर 750 मिली जूस प्रयोग में लाया जाता है। शेष को बोतलों में भरा जाता है तो प्रत्येक बोतल में 250 मिली जूस आता है तो कितनी बोतल इसमें भरी जाएगी, ये पूछना चाह रहा है भाई। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास संतरे है, क्या है भाई, संतरे है, तो संतरे कितने हैं भाई, संतरे का जो जूस है वो है 15 लीटर, कितना है भाई, 15 लीटर 286 ग्राम, ठीक है। अब फिर है हमारे पास गज्जर का जूस, गाजर का, ठीक है भाई, और जो गाजर का जूस है वो है 19 लीटर 714 ग्राम, 14 ग्राम मिलीलीटर, ठीक है भाई। इन्हें आपस में जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 4 10, 8 और 1 9 और 1 10, 7 और 2 9 और 1 10, ठीक है भाई। यानी कि ये हो जाएगा 9 और 5 14, यानी कि 34 लीटर हो जाएगा भाई। 34 लीटर बराबर 1000 मिली लीटर। अब आपको मैं बता दूं भाई, 1000 आपका जो मिलीग्राम है यो 1 लीटर के बराबर है, यानी कि 1000 मिलीग्राम 1 लीटर के बराबर है, या 1 लीटर 1000 मिलीग्राम के बराबर है। और हमारा जो योग आया था वो 34 लीटर बराबर 1000 मिलीग्राम आया था। अब 1000 मिलीग्राम जो है वो 1 लीटर के बराबर है, तो इसमें 1 लीटर ऐड कर दो तो कितना टोटल हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा 35 लीटर। कितना हो जाएगा भाई, 35 लीटर जूस हो जाएगा हमारे पास। जो मिश्रण है, ठीक है, वो टोटल मिला करके 35 लीटर हो जाएगा। संतरे का और गज्जर का जूस मिला करके वो हो जाएगा 35 लीटर कुल मिला करके। अब ये कह रहा कि प्रयोग में लाया जाता है, यानी कि कह रहा कि प्रयोग में लाया जाता है 12 लीटर 750 ग्राम, ठीक है भाई। तो इसको हम क्या करेंगे भाई, 35 लीटर में से हम, ठीक भाई, 12 लीटर 750 ग्राम, ठीक है भाई, ये हम घटा देंगे इसमें से। क्या घटा देंगे भाई, ये घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा भाई 22 लीटर, ठीक भाई, 250 मिलीग्राम मिलीलीटर, ठीक है भाई। देखो भाई, 0 से 0, ठीक है, यहाँ से हासिल लेके 5 में से, और यहाँ से आ जाएंगे 10, ठीक है भाई, यहाँ से इस तरह, और 10 में से 5 जाकर 5 बचेंगे तो यहाँ रह जाएंगे हमारे पास 9, ठीक है भाई। और 9 में से 7 जाकर बचेंगे हमारे पास 2, ठीक भाई। तो 5 में से हासिल दिया था, यहाँ रह जाएंगे 4, और 4 में से 2 जाकर बचेंगे 2, और 3 में से 1 जाकर बचेगा 2। तो हमारे पास अब जो बचेगा वो बचेगा हमारे पास 22 लीटर 250 मिलीग्राम बचेगा, ठीक है भाई। कितना बचेगा भाई, मिलीग्राम। अब इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे भाई। एक तो हमारे पास है 22 लीटर और 1 लीटर में होते हैं 1000 मिलीलीटर, ठीक है भाई, प्लस 250
मिलीलीटर हमारे पास है, तो कुल मिला के इन सब की गुना कर लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 22,250 मिलीलीटर। ठीक है भाई, कितना हो जाएगा भाई? 22,250 मिलीलीटर हमारे पास शेष बचा मिश्रण हो जाएगा। अब ये कह रहा कि जो प्रत्येक बोतल में 250 मिली जूस आता है, तो बोतलों की संख्या पूछ रहा। ठीक है भाई, क्या पूछ रहा है? बोतलों की संख्या। अब बोतलों की संख्या कितना आया था भाई हमारे पास? 22,250 मिलीलीटर, तो ये आया था टोटल। और 250 मिली जूस प्रत्येक एक बोतल में आता है, तो आप इसको आप काट दोगे। ठीक है, तो हमारे पास 89 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? 89। 22,250 को 250 मिलीलीटर जूस को भाग करोगे तो 89 बोतलों की संख्या आ जाएगी। तो इसलिए इसका आंसर सी राइट हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, जो बात समझ में ना आई हो उसको भाई आप पूछ लेना। ठीक है, इसी तरह मैं डेली आपके पास आपकी वीडियो लाता रहूँगा। मैथ की वीडियो लाऊंगा, सीडीपी की भी, हिंदी की भी आएगी भाई आपके पास। ठीक है भाई, और आपकी एसएसटी की भी क्लास ज़रूर स्टार्ट हो जाएगी। 1-2 दिन के अंदर एसएसटी की क्लास स्टार्ट हो जाएगी आपकी। ठीक भाई, क्वेश्चन नंबर 2, फलों के मूल्य प्रति किलोग्राम नीचे दिए गए हैं। अब ये कह रहा कि जो हमारे पास खरबूजा है उसका जो मूल्य है वो 18 रुपये 50 पैसे के हिसाब से है। जो चेरी का मूल्य है बाज़ार के अंदर वह है 72 रुपये किलो के हिसाब से। अंगूर का जो मूल्य है वह 120 रुपये 60 पैसे के हिसाब से। और सेब जो है वह 78 रुपये 40 पैसे के हिसाब से। रेशमा ने 4.5 किलोग्राम खरबूजा और 1 किलोग्राम, देखो भाई, अब रेशमा जो है, रेशमा खरीद कर लाई 4.5 किलो, 4 किलो 500 ग्राम खरबूजा खरीदा। फिर उसमें 1 किलो 200 ग्राम चेरी खरीदी और 250 ग्राम अंगूर खरीदे। और 1 किलो 75 किलोग्राम इसने क्या खरीदे भाई? अंगूर खरीदे। ठीक है भाई, अंगूर खरीदे इतने रुपए के। तो ये कह रहा कि उसने दुकानदार को 500 रुपये दिए, तो उसके पास कितने रुपए वापस उसको मिलेंगे। ठीक है भाई, अब हम इसमें क्या काम करेंगे? देखो, अब जो खरबूजे का मूल्य है, देखो खरबूजे का मूल्य है 18 रुपये 50 पैसे। कितना है भाई? 18 रुपये 50 पैसे। इसको हम कितना खरबूजा खरीद कर ला रहा भाई? 4 रेस में जो खरीद कर ला रही 4.50 किलोग्राम। इसमें आप इसकी गुना कर दोगे तो भाई इसकी जो गुना बैठेगी वो बैठेगी 8,325 रुपये। ठीक है भाई, नहीं सॉरी, देखो भाई 18.50 और इसमें 4.50 की गुना कर लो, 500, 5 5 25। ठीक है भाई, 2 हासिल, 5 8 40, 2 42, 4 और 5 एकम 5 और 4 9। ठीक है भाई, 400, 4 5 20, हासिल को 2, 4 8 32, 4 8 32 और 2 34, हासिल को 3 और 4 एकम 4 और 3 7। ठीक है भाई, अब इसका टोटल कर लो 0 5 2 9 4 13 और 7 8, यानी कि ये हो जाएगा भाई हमारे पास 82 रुपये 25 पैसे। कितना हो जाएगा भाई? 1 2 3, यानी कि 9 4 13 8, यानी कि 83 रुपये 250 पैसे। ठीक है भाई, कितना आ जाएगा भाई? 18.50 गुना 4.5 की जब हमने गुना करी तो 83 रुपये 25 पैसे बन गए हमारे पास खरबूजा खरीदने के। ठीक है भाई, अब बात कर रहा है कि चेरी खरीद कर लाया 1.200 ग्राम। ठीक है भाई, कितने लाया? 1 किलो 200 ग्राम ये खरीद कर लाया चेरी को। तो इसका जो मूल्य बैठेगा, अगर इसकी हम 72 से गुना करें तो इसकी आ जाएगी आपके पास 86 रुपये 40 पैसे। गुना कर लेना भाई, ठीक है, गुना करके देना। 1.200 ग्राम में 72 से गुना करोगे तो 86 रुपये 40 पैसे। 1
1.200 ग्राम की गुना 72 में करेंगे तो 86 रुपये 40 पैसे इसकी गुना आ जाएगी। ठीक है भाई। अब बात करते हैं हम किसकी, अंगूर की। अंगूर है 120 रुपये 60 पैसे के हिसाब से, और अंगूर जो खरीदे जा रहे हैं वो खरीदे जा रहे हैं 250 ग्राम के। ठीक है भाई। 120 रुपये 60 पैसे में 250 ग्राम इसकी पॉइंट से गुना कर दोगे तो ये निकल कर आ जाएगा 30 रुपये 15 पैसे। कितने आ जाएगा भाई, 30 रुपये 15 पैसे निकल कर आ जाएंगे। ठीक है भाई। अब सेब का मूल्य जो है, सेब खरीद कर ला रहे हैं भाई, ये सेब का मूल्य है 78 रुपये 40 पैसे, और सेब खरीदा 1 किलो 750 ग्राम। ठीक है भाई। सेब कितना खरीदा ये, तो इसका जो मूल्य बैठ जाएगा भाई, ये बैठ जाएगा 137 रुपये 20 पैसे के हिसाब से। ठीक है। अब इन सबको जोड़ देंगे, देखो 83 रुपये 25 पैसे के तो खरबूजे खरीदे इसने, 86 रुपये 40 पैसे के इसने अंगूर खरीदे। ठीक है भाई, वो सॉरी चेरी खरीदी, और वह 30 रुपये 15 पैसे के इसने खरीदे अंगूर, प्लस 137 रुपये 20 रुपये के इसने खरीदे थे सेब। कुल मिलाकर 337 रुपये बैठे गए। कितने बैठे गए भाई, 337 रुपये बैठे गए। तो हमें करना क्या भाई, 500 रुपये इसके पास थे, जो 500 रुपये इसने दुकानदार को दिए थे, 337 रुपये घटा देंगे तो हमारे पास 163 रुपये निकल कर आ जाएंगे। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा भाई। ठीक है भाई। आपको जो भी चीज़ समझ में ना आई हो उसको आप पूछ लेना, बहुत आसान तरीके से, बहुत इजी तरीके से आपको मैं समझा रहा हूँ। ठीक है। ये मैथ की दूसरी क्लास है। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है। इसी तरीके से आपकी CDP आ जाएगी, CDP की क्लास स्टार्ट करेंगे, हिंदी की क्लास स्टार्ट करेंगे, और आपके जो सेकंड पेपर है CTET का उसमें SST की भी क्लास स्टार्ट करेंगे आपकी। ठीक है भाई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन नंबर 3, ये कह रहा कि भाई साबुन की एक टिकिया का आकार 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर है, तो पेटियों में उनकी आंतरिक माप 56 सेंटीमीटर गुना 0.4 मीटर गुना 0.25 मीटर, और साबुन की इन टिकियों की अधिकतम संख्या कितनी पैकिंग हो सकती है भाई। ठीक है। अब हम क्या करेंगे भाई, जो प्रत्येक टिकिया का आयतन है, ठीक है भाई, क्या करेंगे भाई, प्रत्येक टिकिया का आयतन। ठीक है भाई। आयतन कैसे है भाई, 7 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर और गुना 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है भाई। इसमें आप इनकी गुना कर लेना, फिर प्रत्येक पेटी का आयतन, ये तो हो जाएगा प्रत्येक टिकिया का आयतन। ठीक है भाई। फिर आपका हो जाएगा प्रत्येक जो आपकी पेटी है, पेटी का आयतन। ठीक है भाई। आयतन कैसे दे रखा है, इसने दे रखा 56 सेंटीमीटर गुना 0.4 सेंटीमीटर, इसमें 100 से गुना कर देंगे क्योंकि पॉइंटों में है, फिर गुना 0.25 सेंटीमीटर, इसमें भी 100 से गुना कर देंगे आप। ठीक है भाई। तो इस तरह आपका ये आ जाएगा, किस तरह आ जाएगा भाई, ये घन मिल 56 गुना 40 गुना 25, इनका घन सेंटीमीटर बन जाएगा। ठीक है भाई। अब ये पूछ रहा कि 2 साबुन की इन टिकियों की अधिकतम संख्या कितनी पैकिंग हो सकती है। ठीक है भाई। तो एक पेटी में साबुनों की संख्या आपको क्या करना है भाई, पेटी तो निकालनी है अभी, 56 गुना 40 और गुना 25। ठीक है भाई। उसके बटे कर दो आप 7 गुना 5 और गुना 2.5। ठीक है भाई, 2.5। अब आप इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लो। देखो भाई, 5 अठे 40, 7 अठी 56, और भाई 2.5 को 25 से गुना करोगे तो कितने में कन्वर्ट होगा भाई, 0.10 आ जाएगा भाई। ठीक, 25 से कम 25, 0.10 आ जाएगा। 8 8 64। ठीक है भाई, कितना हो जाएगा, 8 8
64 गुना 0.10, तो आपका आ जाएगा 640 रुपये। 640 टिकियों की संख्या आ जाएगी इसमें। अब ये पूछ रहा 2 पेटियों में साबुन की संख्या, तो भाई 640 और गुना 2, ठीक है भाई। तो इस तरह 1280 साबुन निकल कर आ जाएगी। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा भाई इसमें आपका, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 4, ये कह रहा है कि भाई किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है और इसकी चौड़ाई 1 वर्ग की भुजा आधी है, तो जिसका परिमाप 72 सेंटीमीटर है, तब क्या होगा, ठीक है भाई। अब ऑप्शन में क्या कह रहा कि आयत और वक्र दोनों के परिमाप बराबर है। ऑप्शन बी, आयत का परिमाप और वर्ग के परिमाप से कम है। ऑप्शन सी, वर्ग और आयत दोनों के क्षेत्रफल बराबर है। और ऑप्शन डी, आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक है। ये पेडालॉजी का क्वेश्चन है भाई इसके अंदर, ठीक है भाई। तो इसमें पूछना चाह रहा तो क्या है, देखो जो हमारे पास आयत है एक, ये इस तरह आयत बन जाएगा, ठीक। तो आयत है, इसको हम इसकी भुजा x मान लेंगे, ये 3x है, क्योंकि ये कह रहा किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। अगर ये हमारे पास चौड़ाई है और ये हमारे पास लंबाई है, ये चौड़ाई है, ठीक है भाई। चौड़ाई x मीटर है, तो उसकी जो लंबाई है वो उसके 3 गुना के बराबर है, ठीक है। अरे फिर है ये कह रहा कि भाई एक वर्ग है। अगर एक वर्ग है हमारे पास, ठीक है, एक वर्ग है, तो इसको y मान लेंगे, इसको भी y मान लेंगे। अब ये कह रहा कि भाई ये बताओ तब क्या बात होगी, बराबर होगा हिसाब, क्या चीज़ होगी इसके अंदर, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, इसमें आपका जो ऑप्शन ए है वो राइट हो जाएगा। आयत और वर्ग दोनों के परिमाप बराबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आयत भी उसी के हिसाब से है और वर्ग भी उसी के हिसाब से है। क्योंकि ये कह रहा आयत की लंबाई उसके चौड़ाई की 3 गुना है और उसकी जो वर्ग की चौड़ाई है वो भुजा के आधी है, जिसका परिमाप 72 सेंटीमीटर है, तब क्या होगा। तो भाई आयत और वर्ग दोनों के परिमाप बराबर माने जाएंगे, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 5, ये कह रहा कि भाई ए ऑप्शन में कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। अब हमें सही की ज्ञात करने की, इसमें से कौन सा सही नहीं है, ठीक है भाई। अब देखो पहला ऑप्शन है, ये कह रहा कि 2005 ग्राम, कितना भाई 2005 ग्राम बराबर किसके है, 2.005 किलोग्राम के बराबर है। अब ये सही है कि नहीं है। अब देखो 2000 किलोग्राम, ठीक है। अगर 2 किलो में देखो 1 किलो बराबर कितना हो भाई, 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम के बराबर। कितना होता है भाई, 1000 ग्राम के बराबर। तो 2 किलोग्राम कितना हो जाएगा, 2000 किलोग्राम के बराबर। तो पहला ऑप्शन तो इसमें पर राइट है, क्योंकि 2005 ग्राम 2.005 किलोग्राम, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल इसमें सही है। बी ऑप्शन में क्या करा, किसी घनाभ का आयतन जिसकी लंबाई 45 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है, बराबर है उस घन के आयतन की भुजा 0.3 मीटर है, ठीक है भाई। तो वो किसके बराबर है, देखो अगर ये कह रहा किसी घनाभ का जो आयतन है वो इस प्रकार है, तो भाई घनाभ के जो आयतन है वो 45 गुना 15 गुना 40, ठीक है भाई। इन सब की गुना करोगे तो आपकी गुना निकल कर आ जाएगी 27,000 घन सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी भाई, 27,000 घन सेंटीमीटर। ये है घनाभ का आयतन, किसका है भाई, घनाभ का आयतन है भाई। घनाभ का आयतन हो जाएगा 27,000 सेंटीमीटर। फिर इसमें क्या पूछा भाई, घन का आयतन दे रखा है इसने। अब घन का आयतन कितना दे रखा है इसने, दे रखा ये क्या रखा अभी, जो घन का आयतन है आपका, घन का आयतन है वह है 0.3 मीटर और 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है।
तो यो भी किसके है, 27,000 सेंटीमीटर के बराबर है, 27,000 सेंटीमीटर घन के बराबर। तो ऑप्शन बी भी राइट है, ऑप्शन ए भी राइट है। तो दो ऑप्शन तो अभी तक राइट हो गए। हमें देखना कि इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है, गलत की पहचान करनी है हमें। ठीक है भाई, तो ऑप्शन सी में कह रहा 10 शतांक बराबर 0.1 होता है। ठीक है भाई, अब देखो 10 शतांश बराबर कह रहा है 0.01 होता है। तो 10 को हम 100 से भाग कर देंगे, क्योंकि एक शतांक बराबर 10 के बराबर होता है, तो 10 शतांक 100 के बराबर होता है। ठीक है भाई, तो अगर हम 100 को 10 से भाग करोगे तो 0.01 ही निकल कर आएगा। ठीक है भाई, सॉरी 0. ये पूछा ना 10 शतांश बराबर 0.1। ठीक है भाई, अगर हम 10 को 100 से भाग करेंगे, क्योंकि शतांश का मतलब होता है 100। ठीक भाई, किसी संख्या को 100 से भाग करना, तो 10 को 100 से भाग करेंगे तो हमारे पास आंसर यही निकल कर आएगा, 0.1 निकल गया। तो ऑप्शन सी भी राइट है, यानी कि तीनों क्वेश्चन राइट हो गया। फोर्थ में देखते हैं फोर्थ ऑप्शन राइट होगा या नहीं होगा। अब ये नु कह रहा कि भाई 55 सॉरी ये कह रहा कि 55 लीटर आपके 55 मिली लीटर है, और ये होता है 55.55 लीटर के बराबर। ये सही है या नहीं है? अगर हम 55 को 1000 लीटर से भाग करेंगे तो बिल्कुल भी सही नहीं आने का। तो इसलिए इसका हमारा आंसर डी गलत है, यानी कि डी ऑप्शन इसमें गलत है। इसका आंसर डी सही आएगा। ठीक है भाई, इसने नहीं पूछा तो इसलिए डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। कितना है भाई? डी ऑप्शन राइट आंसर है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6, ये पेडोलॉजी क्वेश्चन है भाई आपका। ये कह रहा कि 2 अंकीय संख्या दूसरी 1 अंकीय या 2 अंकीय संख्या से गुना करने की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व की जानकारी होना आवश्यक है। ठीक है भाई, अब ये कह रहा कि ऑप्शन क्या है कि योग का क्रम विनिमय गुण है, ऑप्शन बी गुणन का क्रम विनिमय गुण है, ऑप्शन सी गुणन योग पर वितरण के रूप में है, ऑप्शन डी गुणन विभाजन के प्रतिलोम के रूप में है। क्वेश्चन नंबर 6 का इसमें जो आंसर होगा वो किस प्रकार होगा। ये कह रहा 2 अंकीय संख्या है, हमने उदाहरण के तौर पे मान लिया, हमने एक एग्जाम्पल ले लिया। क्या ले लिया? एक एग्जाम्पल ले लिया कि 15 गुना 2 बराबर, क्योंकि 2 अंकीय संख्या दूसरी 1 या 2 अंकीय संख्या से गुना करने की प्रक्रिया को किस प्रकार आप समझाओगे। 15 गुना 2 तो कितना हो जाएगा भाई? 30 हो जाएगा। हम इस तरह भी कर सकते हैं कि 10 + 5 इसी को संख्या को और गुना 2। इसका भी मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी आपका 30 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30 ही आ जाएगा। और इसको हम इस तरह भी कर सके कि भाई 10 गुना 2, 10 दूनी 20 प्लस और 5 गुना 2, 10 दूनी 20 और 5 दूनी 10, ये 20 आ जाएगा और ये 10 आ जाएगा। इन सब का योग कितना आ जाएगा? 30। तो इसलिए ये कह रहा है कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, गुणन योग पर वितरण के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है भाई, वैसे ये एग्जाम्पल समझाने के लिए था आपको। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सी बिल्कुल करेक्ट है, सी आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, गणित से भयभीत होने पर, ये नु कह रहा भाई गणित से भयभीत ना हो और उसमें सफल होने के लिए निम्नलिखित में से किससे एक कारण नहीं माना जा सकता। ठीक भाई, वो कौन सा कारण है जिसको हम नहीं मान सकते? पहला ऑप्शन है कक्षा कक्ष के अनुभव के रूप में, ऑप्शन बी प्रतीकात्मक संकेत के रूप में, ऑप्शन सी गणित की संरचना और ऑप्शन डी लैंगिक भेद। ठीक है भाई, अगर आप गणित को सीखना चाहते हो तो गणित को आराम से सीख सकते हो। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो गणित नहीं सीख सकते, क्योंकि गणित चाहता है आपकी प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस के कोई भी न्यूमेरिकल आप सोल्व नहीं कर सकते।
ठीक है। तो उसको क्या ये कह रहा कि जब गणित में भयभीत होना है, भयभीत होने और उसे सफल होने के लिए इनमें से कौन सा कारण नहीं हो सकता। ठीक है भाई, एक तो कक्ष के अनुभव, ये भी बिल्कुल राइट है। प्रतीकात्मक संकेत, ये भी बिल्कुल राइट है। और गणित की संरचना, ये भी राइट है। पर जो लैंगिक भेद है ये इसमें गलत है। ठीक भाई, ये कारण नहीं हो सकता। गणित को सीखने के लिए लैंगिक भेद का होना जरूरी नहीं है कि भाई लड़की सीखेगी, नुको भाई लड़के ही गणित सीख सकते हैं। ठीक है, लड़कियां मैथ नहीं सीख सकती। तो लैंगिक भेद बिल्कुल भी इसमें मना किया गया है, क्योंकि मैथ तो कोई भी सीख सकता है, जो भी थोड़ा सा प्रयास करेगा मैथ को सीख सकता है। 1+1 कर करके 2 होता है। ठीक, अब ये जरूरी नहीं है कि भाई मैथ सबसे इनको भाई सबसे होशियार लड़के हो गए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखते होगे रिजल्ट भी सबसे ज़्यादा लड़कियों का ही बहुत अच्छा आता है। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि भाई मैथ लड़के ही अच्छे सीखते हैं, अच्छे समझाते हैं, अच्छा करते हैं, या लड़कियां मैथ अच्छा सीखती है या अच्छा वे बेनिफिट कर लेती है। इसमें पूछा नहीं है। तो इसका डी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, लैंगिक भेद। ठीक, क्योंकि कक्ष के अनुभव के आधार पर आप गणित सीख सकते हो, उसमें सफल हो सकते हो। प्रतीकात्मक संकेत यानी कि किसी सिंबल दे दिए, ठीक है, किसी चीज़ को सिंबल दे दिए, नुको भाई यो एक है, यो एक खरबूजा है, ये दूसरा खरबूजा है, तीसरा खरबूजा है। अगर आप इनको आपस में जोड़ोगे तो क्या हो जाओगे भाई, 3 खरबूजे हो जाएंगे। तो इसलिए गणित में भयभीत होना प्रतीकात्मक संकेत के द्वारा भी सिखाया जा सकता है। दूसरी बात है गणित की संरचना करना। और गणित को किस प्रकार से, सबसे पहले भाई वो बताएगा कि ए कैसे लिखेंगे, ये 1 कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इस तरह सिखाया जाएगा, तो गणित की संरचना भी इसमें सही आ जाएगा। पर लैंगिक भेद के आधार पर गणित में सफल या भयभीत होना ये नहीं मानना। ठीक है भाई, तो इसलिए ऑप्शन सी डी इसका राइट हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, ये कह रहा 2 दशमलव संख्या के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त है। अब कौन सा इसमें सर्वाधिक उपयुक्त होगा। ठीक है भाई, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन है जियो बोर्ड है, ऑप्शन बी मोती और माला है, ऑप्शन सी ग्राफ का पेपर है, और ऑप्शन डी गिनतारा है। ठीक है भाई, अब इसमें आपको अगर किसी चीज़ को 2 दशमलव संख्याओं को आपको समझाना है, 2 दशमलव संख्याओं के योग को आपको समझाना है, तो किस चीज़ का आपको ज़्यादा प्रयोग करना पड़ेगा, कौन सा बेनिफिट होगा उसमें। ठीक है भाई, कौन सा बेनिफिट होगा इसमें। तो इसमें पूछा अगर किसी चीज़ को आपको दशमलव में पढ़ाना है तो उसको समझाने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता आपको पड़ेगी। जियो बोर्ड की पड़ेगी, मोती और माला की पड़ेगी, या ग्राफ पेपर की पड़ेगी, या गिनतारे की पड़ेगी। आपको मैं बता दूं, देखो जियो बोर्ड एक अलग होता है, और मोती माला जैसे एक लाइन खींच दी उसके अंदर मोती बना दिए कि भाई बताओ गिन करके कितने हो गए। अब एक है ग्राफ पेपर, ग्राफ पेपर में होती है भाई लाइनिंग इस तरह होती है। ठीक भाई, ये ग्राफ पेपर होता है। और गिनतारा होता है, गिनतारा भी इसी तरह से होता है, उसमें एक ये बना दिया जाता है इस तरह पॉइंट पॉइंट करके। ठीक है, तो ये गिनतारा होता है। तो इसमें पूछ रहा कि अगर आप दशमलव को पढ़ाना है तो इसमें सबसे बेस्ट कौन सा चीज़ है आपके लिए। ठीक है भाई, तो ना तो इसमें आपके लिए गिनतारा बेस्ट है, ना मोती और माला है बेस्ट है, ना जियो बोर्ड है। सबसे बेस्ट है इसमें अगर दशमलव के योग को समझाना है तो वह आपके ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर के माध्यम से आप दशमलव की संख्याओं के योग को पढ़ा सकते हो, उनके लर्निंग को आप बढ़ा सकते हो। ग्राफ पेपर सबसे बेस्ट माना जाएगा भाई, ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, कक्षा 4 के अधिकतर सिद्धार्थी सोचते हैं कि 2 संख्याओं, ठीक भाई, 2 संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या सदैव 2 संख्याओं से बड़ी होती है। आप ये कैसे प्रदर्शित करोगे कि यह सदैव सत्य नहीं होती। ठीक है भाई, क्या है भाई, सदैव सत्य
नहीं होती। तो इसमें आपका ऑप्शन दे रखे है भाई, ऑप्शन ए है एक पूर्ण संख्या और अधिक भिन्न गणन की गणन विधि रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। ऑप्शन बी इन संख्याओं के बार बार योग के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। ऑप्शन सी दो दशमलव संख्याओं के गुणन कलन की विधि को प्रदर्शित करेंगे। ऑप्शन डी ग्रेड पेपर पर दो दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करेंगे। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर आपका 9 का जो आंसर हो जाएगा वो बी राइट हो जाएगा, इस संख्या के बार बार योग के द्वारा प्रदर्शित करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 10, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को, ठीक है भाई, सॉरी 1 मिनट रुक जाओ भाई। तो क्वेश्चन नंबर 31 का, सॉरी इसमें पूछा भाई, देखो क्वेश्चन नंबर आपका जो 9 था, सॉरी क्वेश्चन नंबर जो 9 था आपका, इसमें भाई आपका आंसर ये थोड़ा गलती हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा आपका डी, ग्रिड पेपर पर दो दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करते हैं। इस चीज़ के लिए मैं सॉरी चाहता हूँ, आपका क्वेश्चन डी ऑप्शन राइट हो जाएगा बिल्कुल एकदम आपका। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ, माप है, माप क्या है भाई ये, सॉरी ये यहाँ से आपका माप है। तो माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए अप्रमाणिक मापों का उपयोग प्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए। ऑप्शन सी केवल अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना चाहिए। और ऑप्शन डी अप्रमाणिक मापों का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो भाई क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, क्वेश्चन नंबर 10 का जो ए ऑप्शन है, इसका जो शुरू का शब्द है ये निगेटिव शब्द है, इसलिए इसमें आपका ए ऑप्शन ये भी राइट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर सी, जहाँ भी क्वेश्चनों में केवल शब्द का प्रयोग हो जाए, यानी कि निगेटिव शब्द का प्रयोग हो जाए, वो भी ऑप्शन आपको देख करके काटना है। ठीक भाई, क्वेश्चन नंबर 10 का जो ऑप्शन नंबर डी है, इसका शुरू का शब्द भी निगेटिव है और बीच में नहीं भी है, ये भी निगेटिव है। तो आपको इसका ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि ये कह रहा कि सबसे पहले प्रमाणिक माप होने चाह, क्या होने चाह, प्रमाणिक माप, और उसके बाद अप्रमाणिक मापों को बाद में करना चाहिए। सबसे पहले क्या करना चाहिए, प्रमाणिक माप करना चाहिए। तो आपको मैं बता रहा हूँ निगेटिव शब्द का भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपने निगेटिव शब्दों का ध्यान रखा तो आपके जो मैथ है, मैथ की पेडालॉजी हो, चाहे सीडीपी की पेडालॉजी हो, चाहे हिंदी की पेडालॉजी हो, किसी भी सब्जेक्ट की पेडालॉजी हो, आपको आसान हो जाएगा समझना। निगेटिव शब्द की भी पहचान मैं आपको साथ के साथ कराता चला जाऊंगा। ठीक है भाई, तो ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि केवल शब्द को, जिस ऑप्शन में केवल होगा उसको आपको छेड़ना नहीं बिल्कुल भी। जहाँ भी निगेटिव शब्द हो गए उन ऑप्शन को तो आपको अलग ही रख देना है। ठीक है, पहले ऑप्शन में भी निगेटिव शब्द है, सी ऑप्शन में भी और डी ऑप्शन में भी निगेटिव शब्द है, पर बी ऑप्शन में शुरू में निगेटिव शब्द नहीं है, इसलिए ये राइट है। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बी राइट हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 11, वास्तविक जिंदगी से, ये कह रहा
जो आपकी रियल जिंदगी है उसमें गणित का संबंध बनाने के लिए अंतः विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किन मूल्यांकन की योजना का उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन ए क्षेत्रीय भ्रमण या मौखिक परीक्षा या ड्रिल कार्यपत्रक के रूप में। ऑप्शन बी सर्वेक्षण, परियोजना या जांच सूची के आधार पर। ऑप्शन सी क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षा या जांच सूची के आधार पर। और ऑप्शन डी क्षेत्रीय भ्रमण, सर्वेक्षण और परियोजना। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा भाई। सबसे पहले क्षेत्रीय भ्रमण कराओ उसको। किसी को गणित को अगर सिखाना है तो सबसे पहले उसको नज़दीकी भ्रमण कराओ। जैसे छोटे बच्चों का कॉलेज जो होता है वो गांव के नज़दीक होता है, यानी कि घर के आसपास होता है, तो वहाँ के वातावरण के बारे में दिखाओ। उसके बाद सर्वेक्षण कराओ। सर्वेक्षण का मतलब है एक सर्वे कराओ, ठीक है भाई, कि भाई इस क्लास में 10 बच्चे हैं, आपके गांव में इस मोहल्ले में कितने बच्चे हैं। सर्वेक्षण के बाद आपको परियोजना यानी कि जो प्रोजेक्ट कार्य है वो देना चाहिए। तो पहले क्षेत्रीय भ्रमण, फिर सर्वेक्षण और फिर परियोजना, इसलिए ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 12, गणित के कक्षा में दृष्टिबाधितों के लिए। देखो भाई, जो आपके गणित की एक कक्षा है उसमें दृष्टिबाधित बालक है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जाता है? जिसमें यानी कि दृष्टिबाधित बालक होते हैं जिनको दिखाई नहीं देता, तो उनके लिए किस चीज़ का प्रयोग करना आवश्यक होता है भाई इसमें, ठीक है। ऑप्शन ए टेलर का गिनतारा या भिन्न की किट या संख्या चार्ट। ऑप्शन बी संख्या चार्ट, कंप्यूटर का जियो बोर्ड, ठीक है भाई। और ऑप्शन सी है टेलर का गिनतारा, ठीक है भाई, कंप्यूटर फिर जियो बोर्ड, या कंप्यूटर, संख्या चार्ट या जियो बोर्ड। अगर आपकी कक्षा में, ठीक है, यानी कि आपके कॉलेज में अगर दृष्टिबाधित कोई बच्चा है तो उसको आप किन साधनों का यानी किन किन साधनों का प्रयोग कराओगे? सबसे पहला बेस्ट जो तरीका है, दृष्टिबाधित बच्चे हैं, सबसे पहला आप उनको गिनतारा कराओगे। टेलर का जो गिनतारा होता है उसका ज्ञान दोगे। फिर उसके बाद आप कंप्यूटर दोगे और फिर उसके बाद जियो बोर्ड का प्रयोग कराओगे, ठीक है भाई। टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर और जियो बोर्ड, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा भाई। सबसे पहला आएगा टेलर का गिनतारा। अगर आप अपने गणित की कक्षा में कोई दृष्टिबाधित बच्चे हैं और उसमें संसाधन का प्रयोग कर रहे हैं शिक्षा के सिखाने के लिए, तो उसमें सबसे पहला आपको टेलर के गिनतारे का प्रयोग करना पड़ेगा आपको उस बच्चे के सिखाने के लिए। फिर आप कंप्यूटर का प्रयोग करो और फिर जियो बोर्ड का प्रयोग करो। क्वेश्चन नंबर 13, संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के बच्चे अर्थात बच्चे जिनकी आयु 8 से 9 वर्ष है, निम्नलिखित में से किस समुच्चय में प्रवीण होते हैं? ऑप्शन ए वर्गीकरण, प्रतिवत्यता, अनुपातिक विवेचन। ऑप्शन बी पंक्तिबद्धता, प्रतिवत्यता, अनुपातिक विवेचन। ऑप्शन सी पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण, अनुपातिक विवेचन। और ऑप्शन डी पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण और प्रतिवेदिता। सर इसमें ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। सबसे पहला 8 से 9 साल के जो बच्चे होते हैं उन्हें पंक्तिबद्धता के बारे में सिखाना चाहिए, फिर वर्गीकरण करना चाहिए, क्लासिफिकेशन करना चाहिए, फिर प्रतिवेदिता करनी चाहिए। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा भाई इसमें। क्वेश्चन नंबर 14, कक्षा 1 यानी कि फर्स्ट का एक शिक्षक ने एक विद्यार्थी को सभी वस्तु की गणना करने के लिए कहा जिसमें पेन, रबड़ और शॉर्पनर है का संग्रह है, यानी कि उस बच्चे के पास पेन भी है, रबड़ भी है, शॉर्पनर भी है। विद्यार्थी ने सभी वस्तुओं को एक सीधी रेखा में रखा, उसकी गणना करनी शुरू कर दी। 10 वस्तु के स्थान पर कहा कि 10 वस्तु में 2 पेन है, 5 रबड़ है, ठीक है भाई, और 3 शॉर्पनर है। तो आपके विचार से विद्यार्थी की गणना के किस सिद्धांत पर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है? कठिनाई का ऑप्शन ए अमूर्तन और असंगत क्रम सिद्धांत है। ऑप्शन बी स्थिर क्रम और अमूर्तन सिद्धांत है। ऑप्शन सी एकाकी संगतता का सिद्धांत है। और ऑप्शन डी अमूर्तन
सिद्धांतता का सिद्धांत है भाई। क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर हो जाएगा इसमें आपका, तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, अमूर्तन और असंगतता का सिद्धांत इसमें हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 15, कक्षा 2 की एक शिक्षिका, कक्षा 2 की एक शिक्षिका है, अपने विद्यार्थियों को, यानी कि जो शिक्षिका है वो कक्षा 2 को पढ़ाती है, 4 इकाई 3 दहाई लिखने के लिए कहा। कुछ विद्यार्थियों ने 4 इकाई को 34 के स्थान पर और 3 दहाई को 43 के स्थान पर लिखा। शिक्षिका के रूप में आप विद्यार्थियों को इस संकल्पना को कैसे समझाओगे? यानी कि अगर आप टीचर हो, ठीक है, एज इट आप टीचर मान करके चलो, अगर आप टीचर हो, आपने अपने विद्यार्थियों को कहा 4 इकाई लिखो, तो विद्यार्थियों ने 4 इकाई ना लिख करके 34 लिख दिया, और आपने कहा विद्यार्थियों को 3 दहाई लिखो, तो 3 दहाई के स्थान पर 43 लिख दिया। तो आप इस चीज को कैसे समझाओगे अपने बच्चों को? ठीक है भाई। तो अब इसमें ऑप्शन दे रखे, ऑप्शन ए दे रखा कि हमेशा दहाई और इकाई के स्तंभों में लिखना चाहिए, सिखाएगी जिसमें कोई भ्रम न हो। बी ऑप्शन, स्तंभ विधि के अभ्यास के लिए बहुत सारे प्रश्न देगी। ठीक है भाई। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को गिनतारा प्रदर्शित करने के लिए कहोगे और फिर लिखने के लिए कहोगे, फिर उन्हें बताएंगे कि भाई गलत है या सही है। ठीक है भाई। अब आप इसमें एक चीज देखो भाई, ऑप्शन ए ये कह रहा है कि भाई हमेशा, सॉरी, ये कह रहा है कि हमेशा दहाई और इकाई के स्तंभ में लिखना सिखाए जिससे कोई भ्रम न हो। ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि भ्रम का मतलब है निगेटिव शब्द। ठीक है, मैंने आपको क्या कहा था, अगर आप निगेटिव शब्द को साथ के साथ लेकर के चलोगे तो उसमें वो क्वेश्चन के आंसर को निकालना आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, क्योंकि जो भ्रम है वो निगेटिव शब्द हो गया, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। दूसरा, स्तंभ विधि में अभ्यास करने के लिए बहुत सारे प्रश्न नहीं दोगे, ये भी गलत है भाई इसमें आपको। ठीक है भाई, प्रश्न तो आप दे ही नहीं सकते इनको भाई, अभ्यास के लिए लो पकड़ो भाई, थाम लो। ठीक है, तो ऑप्शन बी भी इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को गिनतारे पर प्रदर्शित करने के लिए कहोगे और फिर लिखने के लिए कहोगे। ठीक है भाई। ऑप्शन डी, उन्हें बताओगे कि यह गलत है। देखो गलत शब्द है तो ये ऑप्शन अपना आप ही गलत हो गया, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, कि विद्यार्थियों को गिनतारे पर प्रदर्शित करने के लिए कहोगे कि भाई गिनतारे पर लिख करके दिखाओ कि दाएं का अंक कौन सा, इकाई का अंक कौन सा, और फिर लिखने के लिए कहोगे। पहले तो आप कहोगे कि भाई आप गिनतारा देखो कि इकाई कहाँ लिखा हुआ, दहाई कहाँ लिखा हुआ। ठीक, फिर उसे लिखने के लिए कहोगे बच्चों को कि भाई ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है। ठीक, तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। इसलिए आप गलत शब्द को भी पहचान करते चले जाओ। ठीक है भाई। तो ये 15 क्वेश्चन थे आपके। कल भी मैंने आपको वीडियो ली थी, उसमें भी आपको 15 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन समझाए थे, इसमें 15 क्वेश्चन है। तो आप अगली वीडियो जो आएगी वो सीडीपी की आएगी। ठीक है, सीडीपी को भी बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। फिर हिंदी की वीडियो आएगी और मैथ की वीडियो भी आती रहेगी कंटिन्यू आपकी बराबर। डेली वीडियो मैथ की आएगी। चैनल पर नए तो बस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, नमस्कार।